और ये भगवा आतंकवाद को लेकर बेवजह साध्वी प्रज्ञा जैसे, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को पकड़ के उनकी नौकरियां सत्यानाश कर दी, उनका कैरियर तबाह कर दिया, उनको टॉर्चर किया गया, फिजिकली टॉर्चर किया गया, बेल्टों से पीटा गया, साध्वी प्रज्ञा को सिर बैंग किया गया, उसका दीवार के साथ बिजली के झटके दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और वो बेचारी अब बिल्कुल उसको अपंग जो है वो बना दिया है, और सिर्फ एक साबित करने के लिए कि भगवा आतंकवाद है। और साहब बात यह है कि जो ये 26/11 का हमला हुआ था वो सब लोग इस प्रकार की ये मौली डाल के आए थे, ये जैसे ये मेरे हाथ में मौली, मतलब भगवा आतंकवाद पूरा कोशिश था कि वो था कि अगर देखिए उमले ने जब भी मार के पकड़ा नहीं होता, झगड़ा नहीं होता अजमल अमीर कसाब को, जी। तो आज ये बोल रहा होता कि 26/11 मुंबई हिंदू आतंकवाद ने किया था। और किताब पहले छप चुकी थी, आतंकवाद का हमला बाद में हुआ, दिग्विजय सिंह साहब जा रहे थे वहाँ पे रिलीज करने वो किताब कि ये सब का सब हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का है। ये तो तमाशा है साहब। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। जब भी कुछ मामला सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, जब भी कुछ मामला रक्षा से रिलेटेड होता है, तो हम सबसे पहले जो हमारे दिमाग में व्यक्ति की छवि आती है वो आती है मेजर जनरल GD बख्शी सर की। तो आज जो पाकिस्तान में जो हलचल हुई है, पाकिस्तान ने ये जो कबूला है कि पुलवामा के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज मेजर जनरल GD बख्शी जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं इन सब मामलों के ऊपर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस बात को कबूला कि पुलवामा के पीछे उनका हाथ था, क्या कुछ सोचते हैं इसके ऊपर? देखिए, ये शरेआम इजहार किया है पाकिस्तान के एक मिनिस्टर फाउद साहब ने, और वो भी फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे किया है, सारी दुनिया के सामने बोला है कि पुलवामा का अटैक हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, इमरान खान के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, अपोजिशन वालों को एड्रेस करते हुए भी बोला। तो इसके चलते हमको तो ये जो है वीडियो, ये FATF टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने एकदम प्रस्तुत करना चाहिए, UN सिक्योरिटी काउंसिल के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, UN जनरल असेंबली के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया जाए, उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि शरेआम ऑफिशियल तौर पे पाकिस्तान ने अब इजहार किया है कि पुलवामा के टेररिस्ट कांड के पीछे, जिसमें कि कोई 45 हमारे जवान CRPF के शहीद हुए, एक सुसाइड बॉम्बर के हाथों के कांड से शहीद हुए, उसके पीछे सीधे और सीधे पाकिस्तान की सरकार का हाथ। ठीक है। जिस तरीके से जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जो है वहाँ के जो इमरान खान हैं उन्होंने इस बात को नकारा था और आज उनके मंत्री जो हैं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर आप बोलते हैं कि इसको इंटरनेशनल मुद्दे पे हमें लेके जाना चाहिए, तो पाकिस्तान के लिए ये जो कदम है वो कितना घातक हो सकता है? नहीं, घातक क्या मतलब साहब, वो बिल्कुल उन्होंने शरेआम इजहार किया है कि हमने किया। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ऑफिशियल तौर पे फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी नहीं कि वो किसी कॉन्वर्सेशन में या बातचीत में बोला, फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे उसने कहा है कि साहब हमने किया, पुलवामा का जो है वो कांड वो हमने किया, पुलवामा में जो उसकी हमको बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि हमको बड़ा उसके फ़ख्र होना चाहिए, इमरान खान को और पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए, उसके हमने घर में घुस के मारा। ये अल्फाज वो मिनिस्टर साहब फवाद साहब के हैं, और इसके चलते तो इस देश को इंटरनेशनली इसको ओवर द कोल्स ले जाना चाहिए। अब सर, जैसे कि पाकिस्तान पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं सबको वो अपना जो है घर देते हैं, पनाह देते हैं उनको रहने के लिए। तो क्या इंटरनेशनल पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा जब ये बयान, एक तो, और फिर ऊपर से इनका जो पिछला रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि ये टेररिस्ट को अपने घर में पनाह देते हैं, तो फिर कितना क्या कुछ मतलब पाकिस्तान के लिए हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान पनाह तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान इनको भर्ती करता है, रिक्रूट करता है, पैसे देता है इनको, इनके ख़ानदानों को हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, फिर इनको इन्फिल्ट्रेट करता है, और फिर जब हमला करते हैं तो मुंबई से या कराची से बैठ के मुंबई पे हमला कंट्रोल कराता है सैटेलाइट टेलीफोन्स के थ्रू। और क्या चाहिए? ये तो एक टेररिस्ट स्टेट है, दिस इज़ अ ब्लडी टेररिस्ट स्टेट, और ये इन्होंने तो इंडस्ट्री बना रखी है टेररिज्म की,
और जैसे कि मैंने कहा, अब तो आपको जो ऑफिशियल कबूलनामा है वो भी मिल गया। ऑफिशियल कबूलनामा है ना साहब, ये एक मिनिस्टर का उनकी फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे इस टाइप का बयान देना, ये तो एक बहुत मायने वाली चीज़ मानी जाती है, ये आधिकारिक बयान माना जाता है, और ये उन्होंने किया है। और ये तो वी शुड टेक देम ओवर द कोल्स, वी शुड टेक देम टू टाउन। FATF के सामने ये पेश होना चाहिए, UN जनरल असेंबली के सामने पेश होना चाहिए, ये जो आपकी UN सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ये जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान मस्ट बी नेम्ड एंड शेप्ड। बिल्कुल सर। अब जैसे कि हमारे, अगर हम देश की बात करें तो हमारे देश में बसता है कश्मीर। वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो नेता, ये फारूक अब्दुल्ला जैसे जो नेता हैं, वो इस बात को कहते हैं कि कश्मीर को जो है, कश्मीरी जो है वो भारत को पसंद नहीं करता, और कश्मीर चाहता है कि वो भारत से आज़ाद हो जाए, और इस पे चाइना का भी हाथ होना चाहिए, चाइना जो है इसके ऊपर अपना कब्जा करे। तो इस पे जो है भारत सरकार, या फिर मैं सीधे सीधे कहूँ मोदी गवर्नमेंट जो है, वो डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं करती है ऐसे लीडर्स के ऊपर? नहीं, ऐसे लीडर, वो तो अभी तक जेल में था, हाँ, उसको बाहर निकाला क्यों गया? हाँ। क्यों दुल्लत साहब को भेजा गया कि उनको बाइज्जत बाहर निकाल के लाएं, ताकि वो भड़काऊ बयान फिर चालू कर दे? वो वहाँ पे आग, क्या कहते हैं, जो आग लपटें बिल्कुल कंट्रोल की गई है, बुझा दी गई है, उन पे वो फिर तेल छिड़के? मतलब क्या है एक भारतीय का, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, भारतीय सिटीजनशिप है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसने ओथ ली है ऑन द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसको क्या तरीका है ये कि वो बोले कि चीन आके हमको 370 लगवाएगा? ये तो भारत का अंदरूनी मामले में इस तरह एक दुश्मन ताकत को बुलाना, ये तो किले के अंदर सेंग लगाने की बात है ना, ये तो राजद्रोह की बात है, देशद्रोह की बात है। सही मायनों से इस शख्स को वापस जेल में सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और दो खानदान हैं इस देश में कश्मीर के, एक तो अब्दुल्ला खानदान, दूसरा मुफ्ती खानदान, जिन्होंने तबाही मचा रखी है, वहाँ करोड़ों रुपया खा गए सेंटर का, और ये वहाँ पे जो है गफलत फैला रहे हैं। पाकिस्तान पसंद ही हैं ये लोग, हुर्रियत का एजेंडा चला रहे हैं, पाकिस्तान की ISI का झंडा ये चला रहे हैं, और ढोंग कर रहे हैं नेशनलिस्ट पार्टी होने का, ढोंग कर रहे हैं नेशनलिस्ट पार्टी होने का। ये लोग देशद्रोही थे, देशद्रोही हैं, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ठीक है। अभी सर आपने कहा कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, अगर मैं UPA की बात करूं तो भी, मैं अगर मोदी सरकार की बात करूं तो भी, क्या मजबूरी आ जाती है कि वो ऐसी लीडर्स को, ऐसी पार्टियों को वो पूरी तरीके से निलंबित और पूरी तरीके से बैन नहीं कर देते हैं इंडिया के? नहीं, क्योंकि हमारे देश में खुद ही एक जो है नौकरशाही का तबका है, एक इंटेलिजेंस का तबका है, जो कि इनकी चमचागिरी करता है, इनको पैसे खिलाता है और समझता है कि हम इनको पैसे से खरीद लेंगे। जो गद्दार हैं, जो पाकिस्तान को बिके हुए, जो पाकिस्तान को ऑलरेडी बिके हुए, उनको आप बेवजह आप क्यों सरकार का पैसा खिला रहे? इसी ये जो तबका है, अब इसके खिलाफ भी थोड़ी सख्ताई होनी चाहिए। हमको जो देशभक्त लोग हैं उनको उभारना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट इलेक्शन जो हो रही हैं, जो कराई जा रही हैं, वो पंचायत लेवल पे, उसमें ताकि लोग उभर के आएँ, सही नेता जम्मू कश्मीर के उभर के आएँ, जो वहाँ के लोगों के हमदर्द हैं, जो चाहते हैं वहाँ विकास हो, प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, नौकरियाँ मिले बच्चों को। और ये जो मार तोड़ फोड़, मार कटाई का दौर है, जो पाकिस्तान को जी हजूरी करने का, तलवे चाटने का पाकिस्तान का दौर, ये हमेशा हमेशा के लिए अब ख़त्म कर देना चाहिए। अब जैसे कि हमने लगातार देखा कि पिछले कुछ महीनों से, जब से वहाँ पे भाजपा ने अपना मुकम्मल हासिल किया है कश्मीर के अंदर, लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा के लीडर्स हों, चाहे भाजपा के आप प्रवक्ता कह लीजिए, चाहे आप भाजपा के कार्यकर्ता कह लीजिए, कश्मीर घाटी में उन सबको मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो क्या कुछ ऐसी परेशानियां हैं और क्या कुछ ऐसा टेररिस्ट सोचते हैं जो भाजपा कार्यकर्ता को बार बार मारने? नहीं, अब आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है, और उस तिरंगे झंडे को फहराने के लिए आज 3 जो हैं वो वहाँ पे मार डाले गए हैं। ये देखिए साहब, वहाँ मुट्ठी भर टेररिस्ट रह गए हैं 150। जहाँ जब मेरे ज़माने में, जब मैं नौकरी कर रहा था, वहाँ पे 3,500 से 4,000 टेररिस्ट थे किसी भी एक टाइम पे। मार 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 के आज हमने केवल 150 छोड़ दिए हैं। अब ये 150 की ऐसी हिमाकत, ऐसी जुर्रत
कि जो राष्ट्र का ध्वज वहां फहराए उसको वो मारेंगे। ये तो इनकी तो खास टारगेट करना चाहिए इस पर्टिकुलर ग्रुप को, इनके खिलाफ फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने चाहिए, इनको कुत्ते की मौत मारना चाहिए और अगले 24 घंटों में, अगले 48 घंटों में इनको मार गिराना चाहिए। क्योंकि तभी जाके एक संकेत जाएगा कि आप भारत की सरकार के बरखिलाफ जुर्रत नहीं कर सकते ऐसा करने की, भारत के झंडे के बरखिलाफ आप हिमाकत नहीं कर सकते, जुर्रत नहीं कर सकते ये सब करने की। और अगर आपने किया तो आपको बहुत भयंकर अंजाम भुगतना होगा। और मुझे पक्का यकीन है कि हमारी फौज, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस जो J&K की है वो जल्द से जल्द इनको मार गिराएगी। सर, अब अगर मैं साध्वी प्रज्ञा पे सवाल पूछूं आपसे, साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरीके से टेलीविज़न पे आके परमवीर सिंह की सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पूरा दम जो है मेरे शरीर पे निकाला, मैं एज अ एथलीट जो है पूरी एथलीट थी, पूरी फिटनेस मेरा पूरा था। जब मैं जेल के अंदर गई, जब मैं वहाँ से वापस आई तब मैं व्हील चेयर पर थी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे ओहदे पर बैठे? वो ऐसा है कि एक जो पिछली सरकार थी उसका एक नैरेटिव था कि वो ध्यान बटाए पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान को ऑफ द हुक करे, क्योंकि कोई 80,000 हमारे लोग मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के आतंकवाद के ज़रिए, 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में और 15,000 बाकी भारत में जो बम ब्लास्ट हुए, जो इंडियन मुजाहिदीन ने जो किए दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलोर, कलकत्ता में, उससे चलते 15,000, वो तो टोटल 80,000 भारतीय शहीद हो चुके हैं। कायदे से हमको 30 साल पहले पाकिस्तान के ऊपर पलटवार करना चाहिए था। वो पलटवार रोकने के लिए 2 नाटक किए पिछली सरकार ने। एक कि साहब अगर हम ऐसा करेंगे तो न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो जाएगा, ये महज बकवास है। और दूसरा, उन्होंने ध्यान बटाने के लिए हिंदू भगवा आतंकवाद का तमाशा शुरू किया और ये भगवा आतंकवाद को लेकर बेवजह साध्वी प्रज्ञा जैसे, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को पकड़ के उनकी नौकरियां सत्यानाश कर दी, उनका कैरियर तबाह कर दिया, उनको टॉर्चर किया गया, फिजिकली टॉर्चर किया गया, बेल्टों से पीटा गया, साध्वी प्रज्ञा को सिर बैंग किया गया, उसका दीवार के साथ बिजली के झटके दिए गए, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और वो बेचारी अब बिल्कुल उसको अपंग जो है वो बना दिया है, और सिर्फ एक साबित करने के लिए कि भगवा आतंकवाद है। और साहब बात यह है कि जो ये 26/11 का हमला हुआ था, वो सब लोग इस प्रकार की ये मौली डाल के आए थे, ये जैसे ये मेरे हाथ में मौली, मतलब भगवा आतंकवाद पूरा कोशिश था कि वो था कि अगर देखिए उमले ने जब भी मार के पकड़ा नहीं होता, झगड़ा नहीं होता अजमल अमीर कसाब को, तो आज ये बोल रहा होता कि 26/11 मुंबई हिंदू आतंकवाद ने किया था। और किताब पहले छप चुकी थी, आतंकवाद का हमला बाद में हुआ, दिग्विजय सिंह साहब जा रहे थे वहाँ पे रिलीज करने वो किताब कि ये सब का सब हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का है। ये तो तमाशा है साहब। और अब तो ऐसे जो जिन्होंने यत्नाएं दी हैं, जिंदगियां डिस्ट्रॉय की हैं, वो मतलब मजाक है, मजाक है। हमारा इस देश में कोई कानून नहीं, कानून व्यवस्था नहीं, कोई व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो बोलने की आज़ादी, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब बकवास है। मतलब कोई लोग दोबारा इमरजेंसी लगा सकते हैं यहाँ, और अभी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, ये एक राज्य में बैठे इमरजेंसी लगाएंगे, हमारे सब लोगों के, आपके मेरे जो राइट्स हैं उनको ख़त्म करेंगे। ये तो साहब बहुत सरासर तमाशा है। और मैं समझता हूँ कि ये बेवजह हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कमज़ोरी, हमारी कोर्ट्स की को कमज़ोर दर्शा रहा है। अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी कोर्ट्स को इंटरवीन करना होगा, ऐसे लोगों के बरखिलाफ़ एक्शन लेना होगा। और ये तमाशा अब ज़्यादा देर भारत की जनता को सहना पड़े, ये बिल्कुल अनथिंकेबल है। सर, जिस तरीके से ऐसा बोला जाता है कि विपक्ष जो है बार बार से ये कोशिश करता है कि भगवा आतंकवाद को जो है वो टारगेट करेगा, तो आपको क्यों लगता है सर कि ये क्यों करता है विपक्ष? विपक्ष भगवा आतंकवाद को टारगेट करेगा? साहब पहले तो मेरा सवाल है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज़ है? आप कहते हैं कि साहब वो किसी धर्म विशेष का नाम ना लिया जाए, टेररिज्म के साथ ना एसोसिएट किया जाए, तो भगवा आतंकवाद कैसे आप बोल रहे हैं? नहीं, मतलब मुझे तो पहले तो ये विरोधाभास मुझे समझाइए ना कि साहब आप कह रहे हैं कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन,
तो यहाँ आप रिलीजन क्यों क्यों बीच में वहाँ पे ज़बरदस्ती ला रहे हैं? और नंबर एक, नंबर दो साहब, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं असली आतंकवाद से ध्यान बटाने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, पाकिस्तान को ऑफ द हुक बरी कराने के लिए आप भगवा आतंकवाद की इन्वेंशन कर रहे हैं, देन यू नीड टू हैंग। अब समझ रही मैं क्या कह रहा हूं? आपको फांसी लटकना चाहिए, क्योंकि ये तो षड्यंत्र है इस देश की प्रजा के खिलाफ, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बरखिलाफ। और एक आप जो है स्कोप दे रही है कि लोग जो है वो बच के भाग जाएं जो असली हैं, और ताकि ये मारकाट होता रहे और आप सरकार को बरगलाएं इस दूसरी तीसरी तरफ ओवर समथिंग जो कि रिमोटली पॉसिबल नहीं, रिमोटली पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए आप लोगों को मार पीट के टॉर्चर करके, आप हैं कौन? नहीं, आपको खुदा किसने बना दिया कि जिसको मर्जी चाहें आप टॉर्चर करें, जिसको मर्जी चाहें मरवा दें, 14-15वें फ्लोर से पटक दें नीचे और बोले साहब ये तो सुसाइड है? ये मतलब आप हैं कौन? क्या हैं आप? और आप क्या इमरजेंसी चालू कर रहे हैं? एक ये कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी चालू की थी, उसके बाद वोट मांगने गई थी दुनिया से जी। आपको याद होगा 77 में, और लात लगाई थी दुनिया ने ऐसी कि इनकी होश आवाज ठिकाने आ गए थे उस वक्त। आपको याद होगा कि इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था? सोच रहे थे हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं लोगों को लात लगा के। तो हिंदुस्तान के लोग कोई ढोर डंगर नहीं है कि उनको लात खाना अच्छा लगता है। वो बहुत शांत लोग हैं, लेकिन जिनके सिर 7वें आसमान पे चढ़ जाते हैं उनको वो ज़मीन पे लाना अच्छी तरह जानते हैं। अब महाराष्ट्र का भी यही हाल होने वाला है। अब मुझे तो बहुत हैरत है कि जो अपने आप को जो कि अपने आप को उत्तराधिकारी बताते हैं बाल ठाकरे साहब का, जिन्होंने इतना किया वाकई हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, वो सबसे आगे हुआ करते थे। और आज आपने ऐसी पलटाई खाई है साहब, क्या केवल ये राजनीति की मलाई के लिए आप अपने आप को इतना गिरा सकते हैं? ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा है। नहीं तो ये एक पार्टी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, जब फौज के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगता था ये पहले कूदते थे और पहले आते थे फौज के बचाव में और फौज की हौसला अफजाई के लिए। आज ये हाल हो गया, ये फौजियों को पीट रहे, ये फौजियों को पीट रहे कि कार्टून क्यों दिखाए? अरे साहब हद है, बाल ठाकरे साहब तो खुद कार्टूनिस्ट थे। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत है। और हमें बहुत अफसोस है ये जिस दिशा में ये जा रहे हैं। बोले ओछे के संग अच्छा भी तंग, ये जो इन्होंने संगत करी है एक पार्टी की, इमरजेंसी वाली पार्टी की, ये इमरजेंसी के माइंडसेट में आ गए, ये इनके लिए बहुत घातक हो। मतलब संगत के साथ उन्होंने रंगत भी दिखाना शुरू कर दिया है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ। आशा करूँगी कि आप सभी को हमारी ये जो बातचीत थी ये बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद।